Hello guys, welcome back to another audiobook of class 11th biology chapter number 9 बायोमोलिक्यूल्स। तो इस पर्टिकुलर ऑडियो बुक में हम शुरू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल, जो कि क्लास 11th के सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है कि यूनिट 3 का एक चैप्टर है। कायदे से ये चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी के रैशनलाइज्ड सिलेबस के हिसाब से इसमें से नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर एंड पॉलीमर हट चुका है, डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म हट चुका है, मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग हट चुका है और लिविंग स्टेट हट चुका है। तो जो टॉपिक हमें कवर करने हैं वो 9.1 से 9.7 तक, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, बायोमैक्रोमोलिक्यूल, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और लास्ट 9.12 एंजाइम्स, इनको कवर करने हैं। कुल मिला के 8 टॉपिक हैं। तो मैं कोशिश करूँगा ये जो 8 टॉपिक है अलग अलग वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, मतलब अलग अलग ऑडियो बुक में। फिलहाल अपन शुरू करने वाले हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन से। बेसिकली आज अपने चैप्टर का शुभारंभ है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, और मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स। देयर इज़ अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ बायोस्फीयर। हमारे बायोस्फीयर में लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत ही वाइड डाइवर्सिटी पाई जाती है। नाउ क्वेश्चन दैट अराइज इन आवर माइंड इज, आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द सेम केमिकल। अब जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है या उठता है वो ये है कि क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम केमिकल से बने? दैट एलिमेंट इन कंपाउंड, मतलब एलिमेंट्स और कंपाउंड से। यू हैव लर्नड इन केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म्ड। हमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है कि एलिमेंट का एनालिसिस या कंपाउंड का एनालिसिस कैसे करते हैं। इफ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस on plant tissue, animal tissue and a microbial paste, we obtain list of elements like carbon, hydrogen, oxygen and several other and their respective content per unit mass of living tissue. अगर सेम एनालिसिस हम किसी लिविंग टिश्यू की चाहते हैं, वो ह्यूमन का लीवर हो, रैट का लीवर हो, एक माइक्रोबियल ग्रोथ करने वाला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, फंगाई हो, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का टिश्यू, यहाँ तक कि प्लांट का भी, और उसका अगर ये एनालिसिस करें तो क्या हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और दूसरे जो अदर एलिमेंट्स होते हैं उनका यूनिट उस टिश्यू में मिलेगा। इफ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म्ड ऑन अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग मैटर, वी ऑब्टेन सिमिलर लिस्ट। लिविंग पे करेंगे तो सेम लिस्ट मिलेगी जिसमें हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और दूसरे एलिमेंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर अर्थ के किसी क्रस्ट का एक एनालिसिस किया जाए जो कि एक नॉन लिविंग मैटर है, तो भी हमें ये सेम चीज़ें मिलेंगी। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टू लिस्ट? अर्थ का जो एनालिसिस किया और लिविंग टिश्यू का जो एनालिसिस किया, उसके बीच में डिफरेंस क्या है? इन एब्सोल्यूट टर्म नो सच डिफरेंस कुड बी मेड आउट। सच ये है कि इसमें कोई भी डिफरेंस बताया नहीं जा सकता। All elements present in sample of earth crust are also present in sample of living tissue. जितने भी एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं वो सब लिविंग टिश्यू में भी पाए जाते हैं as it is. However, closer examination revealed that the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other element is higher in any living organism than in earth crust. हालांकि देखा गया है, क्लोज एग्जामिनेशन के रिवील किया है जब इसका डेप्थ में एग्जामिनेशन किया गया कि कार्बन और हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट ज़्यादा हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में अर्थ क्रस्ट के मुकाबले। यानी अर्थ क्रस्ट में जितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है उससे दुगना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। अब बात करते हैं 9.1 हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन। देखो, एक तो तरीका है कि एग्जाम्पल में अपन लेंगे रैट का लिवर, क्योंकि अपने को लिविंग टिश्यू का केमिकल एनालिसिस करना है। इंसान तो अपना रहेगा नहीं, बच्चे चूहे, और अपन ने पढ़ रखा है 12th में, मतलब पढ़ेंगे कि चूहों का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है किसी भी वैक्सीन वगैरह की टेस्टिंग के लिए कि वो सेफ़ है कि नहीं, या कोई नया एक्सपेरिमेंट ईजाद हुआ है तो उसका टेस्टिंग करने के लिए कि वो कैसा है, उसके लिए उसी का यूज़ किया जाता है।
तो अब अगर केमिकल कंपोजिशन को पढ़ें, वी कैन कॉन्स्टिट्यूट आस्किंग इन द सेम वे व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यानी कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे। हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर। कोई इसका जवाब कैसे ढूंढता है। टू गेट एन आंसर वन हैज टू परफॉर्म केमिकल एनालिसिस। जवाब पाने के लिए केमिकल एनालिसिस करना पड़ेगा। वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, वेजिटेबल, पीस ऑफ लिवर एटसेट्रा and grind it in trichloroacetic acid using mortar and pestle. We obtain a thick slurry. If we were to strain this through a cheesecloth or cotton, we would obtain two fractions. One is called filtered or more technically acid soluble pool. Second is called retented or acid insoluble fraction. अब देखो करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक चूहा उठा लो अपने घर से घूमता फिरता। अब उस चूहे को ना असली में मत उठाना, इमेजिन कर लो। अब उस चूहे को तुम अपनी लेबोरेटरी में ले जाओ, उसको काटो पीटो और कुछ भी करके उसका लिवर निकाल लो या जो ऑर्गन दिखता है वो निकाल लो। उसके बाद उसको मोटार पेस्टल, पता है क्या होता है, वो जो कुटनी होती है ना जिसमें धनिया मिर्ची या खड़ी काली मिर्च कूटते हैं, जो पुराने ज़माने में लोग गेहूँ पीसने के लिए यूज़ करते थे। एक बड़े से लकड़ी के बोटे से एक बड़े से बर्तन में जो लोहे का बना हुआ रहता था उसमें मारते थे। या फिर जो आयुर्वेदिक सिस्टम था वो जिस तरीके के ऑब्जेक्ट का यूज़ करता था, ऐसे गोल 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 घुमा के उसमें जड़ी बूटी पीसते थे, उसी को मोटार पेस्टल कहते हैं। उसके अंदर इस लिवर को डाल दो, बिना कुछ किए लिवर को डाल दो और लिवर के साथ अब ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड Cl3CCOOH ऐड कर दो। उसके बाद उसको क्या करो, इतना कूटो इतना कूटो इतना कूटो इतना कूटो कि उसकी स्लरी बन जाए। स्लरी मतलब पेस्ट। चटनी खाई है किसकी, डोसे वगैरह की, वाइट वाली जो रहती है, उसके जैसा एक पेस्ट बना लो। अब एक काम करो, एक कंटेनर लो। कंटेनर जैसे बर्तन ले लिया गोल, उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा या चीज़ जो छानने वाला कपड़ा रहता है ना, चीज़ बनाने के लिए जो यूज़ करते हैं, उसको बिछा लो और उसको किसी दूसरे की हेल्प से बोलो कि इसको पकड़ के रखे। उसके ऊपर वो स्लरी डाल दो और जितना हो सके उसमें से नेचुरली पानी को फिल्टर होने दो। जो नीचे यूटेंसिल में जो बर्तन रखा है उसके अंदर निकल जाएगा। जैसे दूध छानने के लिए अपन यूज़ करते हैं ना छन्नी, दूध नीचे मलाई ऊपर, उस तरीके से कपड़ा रखो, उसके ऊपर से स्लरी डाल दो। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, जो नीचे बर्तन रखा है उसके अंदर एक एसिड डाल दो, ठीक है, कोई भी एसिड डाल दो। अब जो चीज़ तुम्हारे कॉटन के कपड़े के ऊपर बच जाएगी उसको अपन फिल्ट्रेट कहेंगे, रिटेंटेट कहेंगे, और जो छन जाएगी उसको फिल्ट्रेट कहेंगे। जैसे चाय छानते हो छन्नी से, चाय पत्ती ऊपर रह जाती है, चाय नीचे आ जाती है, तो चाय हो गई फिल्ट्रेट और चाय पत्ती हो गई रिटेंटेट। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, जो चीज़ फिल्ट्रेट के, जिसको अपन ने फिल्ट्रेट का जो फिल्टर होके आई है उसको एसिड सॉल्युबल पूल कहते हैं, यानी वो एसिड में सॉल्युबल है। और जो चीज़ छन के नहीं आई, जो छन्नी के ऊपर रह गई, जैसे चाय पत्ती, उसको रिटेंटेट कहते हैं, यानी कि वो एसिड इनसॉल्युबल पूल है, यानी वो किसी भी फिल्ट्रेशन को पार करके एसिड में सॉल्युबल नहीं हो सकती। उसका जो साइज है वो 8000 to 10,000 डाल्टन से ज़्यादा है, ठीक है। Scientists have found thousands of organic compound in acid soluble pool. Acid soluble pool, soluble है यानी कि फिल्ट्रेट, तो ऐसे याद रखना। अगर कंफ्यूजन होता है ना कि एसिड सॉल्युबल पूल को फिल्ट्रेट कहते हैं कि रिटेंटेड, तो जो अच्छे से सॉल्युबल हो जाए एक एसिड के अंदर वो फिल्ट्रेट ही हो सकता है, क्योंकि रिटेंटेड तो आया ही नहीं ना आर पार। इसलिए एसिड इन सॉल्युबल पूल रिटेंटेड और एसिड सॉल्युबल पूल क्या है, फिल्ट्रेट। अब जी साइंटिस्ट इनको हज़ारों चीज़ें मिली, हज़ारों ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले एसिड सॉल्युबल पूल यानी कि फिल्ट्रेट में। In higher class, you will learn about how to analyze a living tissue sample and identify a particular organic compound.
बड़ी क्लासेस में जाओगे तो पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड की अगर जांच कर रहे हैं तो उसका एनालिसिस कैसे करना है। पर्टिकुलर एलिमेंट की जांच मतलब, अरे कई बार देखा नहीं है फोरेंसिक वगैरह में, सीआईडी वगैरह देखते हो तो उसमें क्या करते हैं, अगर किसी को जहर दे के मारा है तो पहले पता लगाते हैं जहर का किस तरीके से दिया है, यानी कि बॉडी में इंजेक्ट करके, खाने के ज़रिए, या गैस के फॉर्म में। तो उसके बाद उस पर्टिकुलर ऑर्गन का एक पार्ट लेके उसका केमिकल एनालिसिस करते हैं और जहर है कि नहीं पता लगाते हैं। तो उसी तरीके का अगर कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का पता लगाना है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक लिविंग टिश्यू में, तो उसके लिए हायर क्लासेस में जाओगे तो कई चीज़ें तुमको करवाएंगे। खैर अभी उस पर नहीं जाते। It will suffice to say here that one extract the compound, then subject the extract to various separation technique till one has separated the compound from all other compound. अब ये जो तरीके होते हैं एक्सट्रैक्ट करने के कंपाउंड को, वो कई तरीके से हो सकते हैं, सेपरेशन की टेक्निक से या कंपाउंड से कंपाउंड को सेपरेट करने की टेक्निक से। इन अदर वर्ड, वन आइसोलेट एंड प्यूरिफाई अ कंपाउंड, यानी कि एक बंदा एक कंपाउंड को लेता है, उसको आइसोलेट करता है यानी कि तोड़ देता है अलग अलग पार्ट्स में, और फिर उसको प्यूरिफाई करके उसको जो कंपाउंड चाहिए वो ले लेता है। Analytical technique when applied to compound give us an idea of molecular formula and probable structure of compound. लेकिन ये जो एनालिटिकल टेक्निक्स होती हैं ये कंपाउंड के मोलिकुलर फॉर्मूला और उसके स्ट्रक्चर का आइडिया देती है। ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम टिश्यू कैन बी बायोमोलिक्यूल्स। जितने भी कार्बन कंपाउंड हैं जो अपने को किसी लिविंग टिश्यू में से मिलते हैं उन सब को अपन बायोमोलिक्यूल्स बुलाते हैं। However, living organisms have also got inorganic elements and compound in them. How do we know this? अब देखो, केमिकल एनालिसिस से पता तो चल गया कि बॉडी में कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन क्या सिर्फ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से बॉडी बनी है? ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी उतना ही बड़ा रोल है जितना कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। देखो, A slightly different but destructive experiment has to be done. एक थोड़ा सा अलग लेकिन धमाकेदार एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और ये मेरा फेवरेट है। कुछ मत करो, लास्ट केस में क्या किया था, लिवर को सीधे निकाला, बिल्कुल फ्रेश लिवर लिया, मोटार पेस्टल में डाला, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड मारा थोड़ा सा केचप के जैसे, और चप्प 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 करके पूरा पीस डाला, स्लरी बना दी और फिर छान लिया। इसमें इतनी मेहनत करनी ही नहीं है कि पहले लीवर निकालो, फिर एसिड डालो, फिर कूटो, फिर स्लरी बनाओ, फिर कपड़े से छानो। इसमें क्या करो, लीवर निकालो और उसको धूप में सुखा दो। मतलब देखो, चिप्स बनते हुए देखा है घर पे, आलू के चिप्स गर्मी में बनते होंगे। उसमें क्या करते हैं, उबले हुए आलू को लेते हैं, चिप्स के शेप में एक पन्नी के ऊपर बिछा देते हैं और सूखने देते हैं, और सूखने के बाद तल के खा लेते हैं। इसमें क्या करो, रैट को पकड़ो, मरे हुए रैट को पकड़ो तो ज़्यादा अच्छा है। मरे हुए रैट को पकड़ो, उसका लिवर निकालो और उसको एक धूप में सुखा दो। इतना सुखा दो कि वो सूख के काटा हो जाए, यानी कि श्रिंक हो जाए, उसके अंदर का पूरा पानी भाप बन जाए। ठीक है, या ऐसा भी देखा होगा कई बार, खरबूजा वगैरह खाते होगे या तरबूज वगैरह खाते होगे तो मम्मियाँ क्या करती हैं, उसका बीज ले लेती हैं, एक थाली में बिछा देती हैं और फिर उसको सुखा देती हैं। फिर वो थाली में चिपक जाता है और एकदम कड़क कड़क हो जाता है, ड्राई हो जाता है, उसका मॉइस्चर कंटेनिंग सारा जो मटेरियल रहता है वो हट जाता है। तो जब अपन ने एक फ्रेश लीवर को निकाला जो कि पानी, न्यूट्रिएंट, मॉइस्चर इन सब से भरा हुआ था, उसको, और अपन ने उसका वेट ले लिया। पहले क्या करना है, लीवर निकाल लो, उसका वजन कर लो, कितने वजन का है, कितने किलो का है। मान लो चूहे का लिया है तो कितने किलो का होगा यार, आइडिया नहीं है, मान लो आधा किलो, मान लो यार, मेरे को इतना मेजरमेंट अभी समझ में नहीं आ रहा है, मान लो आधा किलो है, उसके अंदर पानी है और वो सब मिला के, इसको कहेंगे वेट वेट, गीला वेट किसी लीवर का। उसके बाद इसको सुखा दो, सुखा दिया, सुखाने के बाद इसको जला दो, जला दो। सुखाना कैसे कि बिल्कुल कड़क हो जाए, एकदम एकदम क्रिस्पी या एकदम टफ हो जाए, एकदम स्मूथ, पानी बचे ही ना, इतना सुखा दो। और फिर क्या देखोगे कि वो कड़क कड़क हो जाएगा। अब उस कड़क कड़क को जला दो,
बिना कोई पेट्रोल सैनिटाइजर वगैरह डाले सीधे सीधे जला दो, पेपर का यूज़ भी नहीं करना। आग लो और लीवर में लगा दो, क्योंकि सूख गया है, जल्दी जलेगा। अब जितना कार्बन कंटेनिंग मटेरियल होगा वो CO2 और जो थोड़ा बहुत पानी बच गया होगा वो वाटर वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। A slightly different but destructive experiment has to be done. One weighs a small amount of living tissue, say a leaf or liver, and this is called wet weight, and dry it. सूखा लो. All the water evaporates. The remaining material gives dry weight. Now, if the tissue is fully burnt, all the carbon compounds are oxidized to gaseous form CO2 and water vapor and are removed. What is remaining is called ash. और जो बच जाता है उसको कहते हैं ash, राख. This ash contains inorganic element calcium, magnesium, etc. Inorganic compound like sulfate, phosphate, etc. are also seen in the acid soluble fraction. Therefore, elemental analysis give elemental composition of living tissue in form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, etc. While analysis for compound give an idea of the kind of organic and inorganic constituent. समझ गए? आगे बढ़ते हैं. Present in living tissue. From a chemistry point of view, one can identify functional group like aldehyde, ketone, aromatic compound, etc. But from biological point of view, we shall classify them into amino acid, nucleotide, fatty acid, etc. केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस केमिकल एनालिसिस की स्टडी करें तो इसके अंदर कीटोन, एल्डिहाइड, एरोमेटिक कंपाउंड ये मिलेगा. लेकिन बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेस, फैटी एसिड ये मिलेंगे. अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन. दैट अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन पे अमीनो एसिड के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन करने वाले अमीनो ग्रुप मिलते हैं जो कि एसिडिक ग्रुप कहलाते हैं. सेम कार्बन पे इनको अल्फा कार्बन कहते हैं. Hence they are called alpha amino acid. इसलिए इनको अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं. They are substituted methanes. इनको substituted methanes भी कहा जा सकता है. There are 4 substituent groups occupying the 4 valency position. और 4 ग्रुप होते हैं जो उसकी चारों वैलेंसीज को ऑक्यूपाई कर लेते हैं. These are hydrogen, carboxyl, amino and variable group designated as R group. Based on nature of R group, there are many amino acids. R group के नेचर के ऊपर डिपेंड करने पे कई तरीके के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं. However, those which occur in protein are only of 20 types. हालांकि जो प्रोटीन के फॉर्म में दिखते हैं वो सिर्फ 20 प्रकार के होते हैं. 20. The R group is in these proteinaceous amino acid could be hydrogen, methyl group, hydroxyl methyl. There 3 of the 20 are shown. ये जो आर ग्रुप होता है ये हाइड्रोजन हो सकता है, मिथाइल ग्रुप हो सकता है, अमीनो एसिड जैसे ग्लाइसिन हो सकता है, एलानाइन हो सकता है, हाइड्रोक्सी मिथाइल हो सकता है, सेरीन हो सकता है. यानी जो टोटल 20 होते हैं उनमें से कोई भी 3 होंगे. यहाँ दिखाए गए हैं 20 में से 3 होते, टोटल 20 हैं आर ग्रुप के टाइप. Chemical and physical property of amino acid are essential of the amino, carboxyl and are functional group. Based on number of amino and carboxyl groups, there are acidic and basic and neutral amino acid. R group अमीनो एसिड, कार्बोक्सिल ग्रुप और उसके फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप को एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल में डिवाइड किया गया है. सिमिलरली there are aromatic amino acids. Particularly property of amino acid is ionizable nature as of -NH2 and COOH group. Hence in solution different pH structure of amino acid change. इसलिए जो उनका pH और स्ट्रक्चर होता है अलग अलग अमीनो एसिड के ग्रुप की वजह से चेंज होता रहता है. किसी का एसिडिक है, किसी का बेसिक है, किसी का न्यूट्रल है. ठीक है. नेक्स्ट, lipids are generally water insoluble. They could be simply fatty acid. A fatty acid has a carboxyl group attached to an R group. लिपिड जो होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन
ये सिंपल फैटी एसिड भी कहलाए जा सकते हैं। फैटी एसिड हैज कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच टू एन आर ग्रुप, और इनका जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ये आर ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। आर ग्रुप कुड बी मिथाइल, इथाइल और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप 1 to 19. For example, palmitic acid has 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। कार्बोक्सिल कार्बन को जोड़ के जो पैलामेटिक एसिड है उनके पास 16 कार्बन है कार्बोक्सिल कार्बन को जोड़ के। आर्किडोनिक एसिड के पास 20 कार्बन है कार्बोक्सिल कार्बन को जोड़ के। फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, यानी कि बिना डबल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड और डबल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड। Another simple lipid is glycerol, which is trihydroxypropane. Many lipids have both glycerol and fatty acid. Here, fatty acid are found in esterified with glycerol. जो दूसरे सिंपल लिपिड होते हैं ये ग्लिसरॉल होते हैं ज़्यादातर, जो कि ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन कहलाते हैं। हालांकि कई लिपिड्स हैं जिनके पास ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ फैटी एसिड एस्टेरिफाइड ग्लिसरॉल के साथ पाया जाता है। दे कैन बी मोनोग्लिसराइड, ड्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, ये मोनो डाई या ट्राइग्लिसराइड हो सकते हैं। These are also called fat and oil based on melting point. फैट और ऑयल के मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे ये फैट और ऑयल ये मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे कहलाए जाते हैं। यानी कि जिनका कम मेल्टिंग पॉइंट है वो ऑयल है और जिनका ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है वो फैट है। ऑयल हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट and hence remain as oil in winter. Can you identify a fat from market? Some lipid have phosphorus and phosphorylate organic compound in them. कई ऐसे लिपिड्स होते हैं जो मार्केट में पाए जाते हैं जिनके पास फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। These are phospholipid, जिन्हें फॉस्फोलिपिड कहते हैं। ये जो फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड मार्केट वाले जो प्रोडक्ट रहते हैं उनमें फॉस्फोलिपिड के नाम से जाना जाता है। They are found in cell membrane, सेल मेम्ब्रेन में भी होता है। लेसिथिन इज वन एग्जाम्पल। Some tissue, especially the neural tissue, यानी ब्रेन के टिश्यू, हैव लिपिड विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। उनके पास जो लिपिड होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का होता है। जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स कैन बी फाउंड। जबकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास कई कार्बन कंपाउंड होते हैं जो कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स के फॉर्म में जो है अपना स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। जैसे कि ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, फैटी एसिड है, एडेनाइन है, ग्वानाइन है, यूरेसिल है, थाइमिन है, प्यूरिन है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई फैट फ्रॉम मार्केट? अब तुम बताना और कौन से फैट तुमको पता है। दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं कौन? फॉस्फोलिपिड्स। लेसिथिन का पढ़ लिया। अब आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग कैन बी फाउंड, जिनमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग पाई जाती है। जैसे ग्लूकोज ही ले लो, क्लास 11 यानी 12th का ही है, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर बायोमोलिक्यूल्स, उसमें बायोमोलिक्यूल है। 12th की केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स है भाई, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। उसमें तुम देखो कि पेंटोज शुगर की रिंग में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो उसमें ही पाया जाता है। सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजनस बेस, जैसे एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। यानी कि डीएनए में जो एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल पाया जाता है, यूरेसिल नहीं वो आरएनए में होता है, लेकिन बाकियों में एटीजीसी ये डीएनए में और एयूजीसी ये आरएनए में। आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। अब वो क्यों, वो तुमको बाद में पता चलेगा। When found attached to a sugar, they are called nucleoside. और जब ये शुगर के साथ पाए जाते हैं तो इनको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। If phosphate group is also found esterified to the sugar, they are called nucleotide. और इन शुगर के साथ अगर फॉस्फेट एस्टेरिफाइड फॉर्म में है तो इनको न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, साइड SIDE। एडेनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, गुआनोलिक एसिड, यूरेडिलिक acid and cytidilic acid are nucleotide. Nucleic acids like DNA and RNA consist of nucleotides only.
डीएनए एंड आरएनए फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल। इनका एक ही काम होता है कि ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम आते हैं। ठीक है, तो ये थी क्लास 11th के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स की ऑडियो बुक 1। अब मिलेंगे ऑडियो बुक 2 में विद द न्यू टॉपिक दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, ऑडियो बुक अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इंस्टाग्राम पे भी मैं अवेलेबल हूँ राउकिन आईडी के नाम से। और 10 से लेकर 12th के साइंस के डिटेल वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी पे डाल दिए गए हैं। ऑडियो बुक क्लास 11th ऑडियो बुक, क्लास 12th ऑडियो बुक अरेंज फॉर्मेट में डाल दी गई है। 11th के चैप्टर्स जो डाले गए हैं अभी तक ऑडियो बुक्स वो है, जैसे अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल, बायोमोलिक्यूल्स और ह्यूमन फिजियोलॉजी के 2 चैप्टर, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस और बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में, तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओम शांति एंड बाय। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।